जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रक्त। रक्त को हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे और तीनों पार्टों में हम अलग अलग जानकारियां लेंगे। जो आज का जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर हम रक्त की बेसिक जानकारियां लेंगे और जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम समझेंगे कि रक्त के अंदर थक्का कैसे जमता है, और जो तीसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसको हम शुरू करते हैं भी। ठीक है, देखिए क्या चैप्टर है, तो ब्लड। देखिए भी, ब्लड को हिंदी में रक्त कहा जाता है और उर्दू में लहू कहा जाता है। ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी ये दोनों ही कहा जाता है। ब्लड होता है ये एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। अब आप कहोगे सर कोलाइड क्या होता है? कोलाइड कोई गाढ़ी चीज होती है उसे कोलाइड कहते हैं। जैसे किसी चीज को अपने छानेंगे ना तो वो प्रॉपर रूप से पार नहीं जाएगी, उसका कुछ हिस्सा फंस जाएगा बीच में ही, ऐसी चीजों को कोलाइड कहा जाता है। ये देखो कोई फॉर्मूला नहीं, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर आपको कोलाइड के बारे में प्रॉपर जानकारी देंगे। आप यहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो एक बार ध्यान यहाँ रखिए भी। ठीक है, तो बड़ा बड़ा आप देख के पहचान सकते हो कि क्या चीज कोलाइड है। ठीक है, और ये जो ब्लड होता है ये एक संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक क्या है, तो हमने एक उत्तक का वीडियो बना के डाला हुआ है। ठीक है, आप देख लेना। संयोजी उत्तक क्या होता है, ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, पूरे बॉडी में दौड़ता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संयोजी उत्तक। ठीक है, ये पूरे शरीर को क्या करता है भी, जोड़ के रखता है। ठीक है, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, अतः ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब ये पीएच मान क्या होता है, तो किसी भी चीज के अंदर कोड़ा यानी वो कितना खट्टा है और कितना कोड़ा है, इसको चेक करने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसे बोला जाता है पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल में क्या होता है, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर अगर 7 तक किसी का स्वाद रहता है तो वो क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है। और 7 से ऊपर चला जाता है अगर किसी का पीएच मान तो वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और 7 पर रहता है तो वो उदासीन कहलाता है। तो इसका तो पीएच मान 7.4 है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, उदासीन। क्या कहलाएगा, क्षारीय। तो ध्यान रखना ये रक्त कैसे प्रवृत्ति का होता है भी, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब देखो रक्त मानव में कितना होता है, मानव के अंदर रक्त कितना होता है, तो मानव में तो मेल भी आते हैं और फीमेल भी आता है। तो मेल के अंदर देखते हैं भी रक्त कितना होता है, तो मेल के अंदर जो रक्त होता है वो 5.5 लीटर होता है, और जो फीमेल होती है इसके अंदर रक्त 5 लीटर होता है। पुरुषों की तुलना में महिला के अंदर आधा लीटर रक्त कम होता है। अब ये आधा लीटर रक्त क्यों कम होता है, ये तो आपको बताएंगे भी आगे जब पढ़ेंगे अपने हीमोग्लोबिन उसके अंदर आपको बताएंगे। मैंने तो एक बार किसी से पूछा था भी महिलाओं के अंदर आधा लीटर कम रक्त क्यों होता है, तो उसने बड़े प्यार से जवाब दिया। उसने कहा जब महिलाएं शादी, जब मतलब शादी होती है, जब वो अपने ससुराल वगैरह जाती है तो आधा लीटर क्या है भी वो ससुराल वालों का पीस के। तो ये कोई टेक्निकल कोई भी मतलब इसका कोई रीजन नहीं है भी, ये तो उसने पता नहीं अपने हिसाब से ही कह दिया। बाकी इसका प्रॉपर रीजन ये नहीं है। इसका जो प्रॉपर रीजन है वो महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, इसके कारण इनके अंदर जो रक्त होता है वो कम पाया जाता है भी। ठीक है, हाँ अब समझिए भी हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का निर्माण है वो हड्डियों के बीच में होता है। अब देखो रक्त का निर्माण भी 2 प्रकार से होता है, एक तो जवान आदमी में और एक वो बच्चा जो अभी माँ के पेट में है। तो जो जवान होता है जिसे हम वयस्क मानव कहते हैं, उसके अंदर जो ब्लड का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अब अस्थि मज्जा क्या होता है सर, तो हड्डियों के बीच में जो बुरादा भरा होता है उसी को ही अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो वयस्क मानव में रक्त का निर्माण किसमें होता है भी, अस्थि मज्जा में। ठीक है, कोई मीट वगैरह खाता है ना उसको इस चीज का पता होगा, जो वो इस प्रकार से तोड़ लेते हैं हड्डी वगैरह, तो उस हड्डी के अंदर लाल लाल कलर का बुरादा भरा होता है, उसी को कहा जाता है अस्थि मज्जा। ठीक है, लेकिन उस बच्चे के अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, जिस बच्चे के शरीर में अभी हड्डियां है ही नहीं, जो अभी माँ की पेट में है, जो अभी धरती पर जिसने जन्म ही नहीं लिया, उसको भी तो ब्लड की जरूरत है ना। बिल्कुल सर, उसको भी ब्लड की जरूरत होगी। तो उस बच्चे के अंदर ब्लड की जो जरूरत को पूरा करेगा वो लीवर करेगा। कौन करेगा, लीवर। यानी जब बच्चा माँ की पेट में रहेगा तो भ्रूण कहलाएगा, और भ्रूण के अंदर रक्त का निर्माण मीसोडर्म में होता है, और मीसोडर्म एक लीवर का ही क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और कई बच्चे कहते हैं कि सर जो रक्त होता है ये जो स्टोर होता है वो दिल में होता है भी। एक बार मैंने किसी से प्रश्न पूछा कि रक्त
जो स्टोर कहाँ होके रहता है, तो एक बच्चे ने कहा सर हृदय में रक्त का स्टोर होता है। ये सबसे बड़ी गलत बात है, हृदय में रक्त स्टोर नहीं रहता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ब्लड का जो स्टोर होता है ब्लड, वो ध्यान रखना स्प्लीन या पीला या तिल्ली के अंदर क्या होता है, ब्लड स्टोर रहता है, इकट्ठा रहता है। जैसे हड्डियां वगैरह ब्लड बनाती रहती है, तो वो ब्लड कहाँ के इकट्ठा हो जाता है, तो स्प्लीन या पीला या तिल्ली, इसी को ही कहा जाता है। ये अमाशय के जस्ट नीचे देखो यहाँ पाई जाती है, ये स्प्लीन और जिसे पीला या तिल्ली कहते हैं। यहाँ क्या रहता है, ब्लड इकट्ठा रहता है, इसीलिए पीला या तिल्ली को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे आरबीसी वगैरह, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। उसके बाद में आरसीबी होता है वो आरबीसी होता है वो मर जाता है। उसके बाद में वो आरबीसी क्या करता है, सीधा सीधा किसके पास चला जाता है, तो एस्प्लीन में चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, और आरबीसी आके कहां मर जाता है, तो स्प्लीन में आकर मर जाता है। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और साथ साथ में इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखना। पहला प्रश्न तो कहेगा कि रक्त कहां संग्रहित होकर रहता है, तो याद रखना भी स्प्लीन में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे भी। ठीक है, अब देखो रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल होता है वसा का ही रूप होता है, तरल वसा। हमारे रक्त के अंदर चिकनास ये कितनी होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। ये बहुत भयंकर होती है भी, जैसे बादाम वगैरह कुछ चिकनी चीजें खाएंगे ना, तो उसके अंदर किसकी मात्रा रहती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है। यानी चिकनी कोई भी चीज है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो रक्त में भी तो चिकनास होती है, तो रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। बायोलॉजी के अंदर क्या है, साइंस के अंदर जब भी हम किसी चीज को मापते हैं तो डेसीलीटर में मापते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है भी, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ये बहुत खतरनाक होता है भी। इसकी अगर मात्रा बढ़ गई हमारे शरीर के अंदर, अगर रक्त के अंदर चिकनास की मात्रा बढ़ गई, तो ये चिकनास हमारे हृदय पर आकर जम जाती है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, आप सिंपल पर्सन ध्यान रखना कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 सीधा याद रखो, क्योंकि एग्जाम वगैरह में वहां ग्राम नहीं लिखा हुआ मिलेगा, यूनिट लिखा हुआ मिलेगा। इस वीडियो को आप 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आपके एक एक मिनट का ख्याल रहता है भी। ठीक है, इसलिए आप 1 सेकंड के लिए भी इसे स्किप नहीं कर सकते। सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको ज्यादा समझ आ रहा है तो वीडियो को तेज करके देख लें थोड़ा, ताकि जल्दी समझ आएगा। ठीक है, अब देखो मानव के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन। ठीक है, तो मानव में तो पुरुष और महिला दोनों ही आते हैं। तो पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन है वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है, और महिलाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना। अब आयरन की मात्रा पुरुषों में ज्यादा होती है या महिलाओं में ज्यादा होती है, तो याद रखना पुरुषों के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए पुरुष होते हैं ना, वो महिलाओं की तुलना में थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक मुक्का आप पुरुष को मारिए और एक मुक्का महिला को मारिए, तो महिला की पुरुष की तुलना में महिला को मुक्का ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसके अंदर आयरन की कमी होती है, जिसके कारण उसका जो शरीर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, बात समझ गए। तो ये ध्यान रखना भी, महिला के अंदर 13 ग्राम और पुरुष के अंदर 14 ग्राम। ये स्प्लीन है भी, यहीं आके क्या रहता है भी, रक्त इकट्ठा रहता है। कई डेंगू मलेरिया की जब बीमारी होती है ना, उसमें कौन सी अंग प्रभावित होता है, ये पीला या ये तिलिया, ये प्रभावित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि रक्त के कार्य क्या है। उससे पहले मैं आपको एक वैज्ञानिक का नाम बताता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। देखो भाई, रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे साहब ने की थी। विलियम हार्वे साहब ने कहा था जब तक कोई चीज गति करती रहेगी, जब तक उसमें उष्मा बनी रहेगी भी। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अब हम समझते हैं कि रक्त के कार्य क्या है। देखो भी, रक्त का पहला कार्य क्या है भी, तापमान नियंत्रण करना, है ना। वही बात जो विलियम हार्वे साहब ने कही है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है भी, जब तक रक्त गति करता रहेगा हमारे शरीर का तापमान बना रहेगा। जब तक हमारे शरीर में रक्त गति करता रहेगा हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री
सेल्सियस बना रहेगा। इन्होंने कहा था कि जब तक कोई चीज गति करती रहेगी उसमें उष्मा रहेगी, तो आप अपने दोनों हाथ इस प्रकार से चलाइए, देखो चलाओगे तो गर्म रहेंगे, छोड़ोगे तो ठंडे हो जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से इन्होंने यही बात कही थी। तो पहला रक्त का काम क्या है, तो ब्लड के अंदर तापमान को नियंत्रण करना। अब देखो दूसरा काम क्या है, तो पोषक पदार्थों का परिवहन करना। जैसे हम खनिज है, जल है, और हमारे को डॉक्टर दवाई वगैरह देते हैं, उन सभी को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम किसका रहता है, तो ब्लड का ही रहता है भी, ठीक है। और देखो भी गैसों का आदान प्रदान करना भी किसका काम है, ये भी ब्लड का काम है। हमने श्वसन तंत्र में आप पढ़ा था कि O2 और CO2 को बाहर ले आने का काम किसका रहता है, हीमोग्लोबिन का रहता है। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। और आरबीसी किसका हिस्सा होता है, ब्लड का ही हिस्सा होता है। अब चौथा काम क्या है, ये उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं, शरीर के अंदर वे पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं या फालतू है, जैसे यूरिया है, बाथरूम वगैरह आता है ना, यूरिया है, CO2 है, इनको बाहर ले आने का काम कौन करता है, तो याद रखना ब्लड का ही काम होता है। आगे बढ़ते हैं, आसान सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त। अब देखो भी हम समझेंगे कि रक्त का निर्माण कैसे होता है और किससे मिलकर बना है। रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो रक्त के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक तो प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएं। पहला प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, ये पार्ट होता है, ये सॉफ्ट पार्ट होता है एकदम मुलायम, और ये हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। सुनो कैसे, हमारे रक्त का दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है ये पानी की तरह होता है, तरल अवस्था में रहता है, हमारे रक्त को एकदम तरल बना के रखता है, कौन भी प्लाज्मा, ये हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। इसका लगभग हमारे शरीर में 60% हिस्सा होता है, और इसके साथ साथ में 40% क्या तैरते रहते हैं, तो रुधिर कण तैरते रहते हैं। कौन से रुधिर कण है, तो ये देख लो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु, ये इसके साथ साथ तैरते रहते हैं। कितने परसेंट, 40%। तो पहले अपने क्या करते हैं भी, इसको समझते हैं, उसके बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले अपने प्लाज्मा को सल्टा देते हैं। देखो भी प्लाज्मा क्या है, एक तरल पानी के समान होता है भी, और ये रक्त में तैरता रहता है। और अगर कोई भी चीज तरल अवस्था में ना, तो वो प्लाज्मा कहलाता है। जैसे धातु की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा, क्योंकि चौथी अवस्था में एकदम धातु क्या हो जाती है, पानी की तरह बन जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। तो यही हमारे ब्लड के अंदर है, एकदम पानी की तरह रहता है, तो प्लाज्मा, इसका हमारे ब्लड में 60% योगदान होता है। और ध्यान रखना, इसके अंदर दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन और एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। एक का नाम प्रोथ्रोम्बिन, एक का नाम फाइब्रिनोजेन। ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, ये रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन कई बार ब्लड में बीमारियां पैदा हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं भी, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को क्या है, बाहर निकाल लेते हैं। किसमें से, प्लाज्मा से। ये प्लाज्मा है, ये क्या है, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा से क्या है, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, इसको बाहर निकालने पर ये जो प्लाज्मा का कलर हो जाता है वो हल्का पीला हो जाता है। वैसे प्लाज्मा पीला ही होता है, लेकिन और पीला हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम। और इसी सीरम से डॉक्टर किसकी जांच करते हैं, तो बीमारियों की जांच करते हैं। बात समझ गए होंगे भी यहां तक। तो ध्यान रखना भी, आपसे सीधा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये किसके अंदर पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। दोनों प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके बारे में, ठीक है। देखो भी रुधिर कणिकाएं हमारे ब्लड में कितनी है, तो 40% रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे को क्या याद करना है, इनका टेक्निकल नेम याद करना है, बायोलॉजिकल नेम क्या करना है, इसका याद करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आरबीसी। आरबीसी का जो बायो टेक्निकल नेम है वो कौन सा है, तो एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का जो टेक्निकल नेम है वो ल्यूकोसाइट, है ना। ल्यूको, इसी के घटने बढ़ने से कैंसर की बीमारी हो जाती है ना, वही है भी है ल्यूकोसाइट। और ध्यान रखना, प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नेम होता है वो थ्रोम्बोसाइट होता है। तो ये इनके टेक्निकल नेम है। कई बार क्या है, इनकी संख्या पूछ ली जाती है, तो जो एरिथ्रोसाइट होता है, इसके हमारे रुधिर के अंदर यानी खून के अंदर कितने कण होते हैं,
तो 50 लाख, यानी अपने बात करूं तो 5 मिलियन, आपको बुक वगैरह में 5 मिलियन लिखे हुए मिलेंगे। तो लगभग हमारे बॉडी के अंदर 50 लाख इसके क्या होते हैं, रुधिर कण होते हैं। कौन से भी, आरबीसी के, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के 10,000 हमारे बॉडी के अंदर रुधिर कण होते हैं। और प्लेटलेट्स कितना होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो 2 से 3 लाख होता है। बात समझ में आई। और ध्यान रखना, इनका जीवन काल भी पूछ लिया जाता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, उसके बाद में ये मर जाता है, यानी 4 मंथ का। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 4 दिन का होता है, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी भी मर जाता है। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 दिन का होता है। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि रुधिर कणिकाओं में सबसे ज्यादा कौन सी कणिकाएं पाई जाती है, तो बच्चे सभी क्या ठोक के आ गए थे भी, प्लाज्मा। अरे भाई प्रश्न इधर से था ही नहीं, तो आप ये क्यों करके आए हो। प्रश्न पूछ रहा है इधर से, अगर वो प्रश्न पूछता कि ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, तो प्लाज्मा आप करके आते, नो डाउट एकदम राइट होता। लेकिन उसने तो रुधिर कणिकाओं में पूछा है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, आरबीसी की क्या है भी, सबसे ज्यादा संख्या है, क्योंकि इसकी 50 लाख है, इनकी 10 और इनकी 3 लाख, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, संख्या पाई जाती है भी। ठीक है, ध्यान रखना भी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो भी, अपने इनको एक एक करके पढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनकी और विस्तार से क्या लेते हैं, जानकारी। सबसे पहले हम किसकी जानकारी लेंगे, तो आरबीसी की सबसे पहले क्या लेते हैं भी, जानकारी लेते हैं। देखो आरबीसी, आरबीसी का टेक्निकल नेम आप समझ गए, एरिथ्रोसाइट। देखो भी आरसीबी का आकार क्या कैसा होता है, तो गोल होता है। ये देखो, ये आर क्या है भी, ये तो ध्यान रखना, आरबीसी इसका जो आकार होगा वो गोल होगा। ध्यान रखना, इसी के आधार पर ही क्या निकाला जाता है, तो इसी के आधार पर ही डॉक्टर क्या निकालते हैं भी, तो ब्लड ग्रुप निकालते हैं, वो अपने आगे समझेंगे। ठीक है, तो आप यहां सीधा समझिए, आप एक बार अपना ध्यान यहां रखिए भी, आरबीसी। तो आरबीसी का आकार गोल होता है। जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो इसका आकार और बढ़ जाएगा। याद रखना, जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी का आकार बढ़ जाएगा। और प्रोटीन इसके अंदर कौन सा पाया जाता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। तो आप सिंपल सा ध्यान रखिए भी, अभी एंटीजन क्या है ये अपने आगे पढ़ेंगे। तो प्रोटीन याद रखिए भी, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है आरबीसी में। अब देखो भी, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। सर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो अरे केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो आप सोचिए, ये जो कोशिका होती है इसके अंदर केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर आरएनए और डीएनए, अब आरएनए और डीएनए का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो केंद्रक के आधार पर किया जाता है, न्यूक्लियर के आधार पर किया जाता है। लेकिन इसके अंदर तो केंद्रक पाया ही नहीं जाता, तो इससे अपने आरएनए डीएनए निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। कोई कहेगा ले मेरा ये ले जा भी, आरबीसी ले जा और मेरा आरएनए डीएनए ले क्या, तो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। बाकी सब में केंद्रक पाया जाता है, जैसे थूक है, बाल है, इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है और इनके अंदर से हम आरएनए डीएनए निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और आरबीसी के अंदर लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। अब ये सर लाइसोसोम क्या है, ये कोशिका में आप देख लेना। लाइसोसोम क्या करता है, अगर हमारी कोशिका का कोई भी अंग मरता है तो उसको खा पी के रद्द कर देता है। लेकिन हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड ये क्या करता है, 120 दिन ही जिंदा रहता है, उसके बाद में ये मर जाता है। प्लाज्मा नहीं मरता है भी, ये रुधिर कणिकाएं मरती है, वो नहीं मरता। अब ये जो आरबीसी है इसका जीवन काल 120 दिन है, उसके बाद में ये जो रुधिर कण ये मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अब इसको कोई खाने के लिए बंदा भी तो होना चाहिए, क्योंकि कोशिका के अंदर अगर कोई अंग मरता है तो कौन खा लेता है, लाइसोसोम। तो अब आप कहोगे सर इसके अंदर लाइसोसोम है ही नहीं, तो ये फिर रक्त को मारता कौन है और इस कणों को खाता कौन है। बिल्कुल, अब ये रक्त क्या करेगा भी, ये रक्त सीधा सीधा किसके पास जाएगा, पीला के पास चला जाएगा। किसके पास, पीला के पास सीधा सीधा चला जाएगा और वहां जाकर ये मर जाएगा। याद रखना, जिसके कारण पीला या तिल्ली या स्प्लीन, इसको क्या कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और सबके लिए क्या है भी, लाइसोसोम है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है भी, लाइसोसोम नहीं है, इसके लिए कब्रिस्तान बना हुआ है जिसे पीला या तिल्ली कहते हैं। यहीं आकर रक्त मर जाता है और यहीं रक्त स्टोर रहता है, जो पूरे बॉडी में सप्लाई होता रहता है। ठीक है, और देखो
अब देखो रुधिर कण है, ये 3 रुधिर कण है, इन तीनों रुधिर कणिकाओं में सबसे ज्यादा जो कणिकाएं हैं वो किसकी है, तो ध्यान रखना आरबीसी की सबसे ज्यादा कणिकाएं लगभग 95% होती है इसकी। अब देखो भी जो ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर क्या होता है भी, आरबीसी होता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। कई बार क्या है, किसी व्यक्ति में आयरन की कमी आ जाती है जिसके कारण एक रोग हो जाता है जिसे अमीनिया रोग कहते हैं। अमीनिया रोग क्या है, तो आपको नींद आएगी, जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे तो आपको नींद आएगी। आपने किताब खोली, नींद आएगी, तकिया लगाओगे, कभी तकिए को इस तरह मोड़ोगे, है ना, तकिए का बुरा हाल कर दोगा, कद तकिए ने सिर पर लगा होगा, कद बैठ जोगा, फिर थोड़ी देर बाद में किताब बंद करके सो जोगा। बात समझ आई? तो याद रखना भी, अमीनिया रोग किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। अगर पूछ ले आयरन की कमी से होता है, फिर डॉक्टर आपको क्या देता है भी, आयरन की गोली देता है। क्या देता है भी, आयरन की गोली, जिससे आपके अंदर शरीर में 10-12 दिन जैसी गोली लोगे ना, उसके बाद में आपके अंदर आयरन की कमी पूरी हो जाती है और आप एकदम तंदुरुस्त काम को और लंबे समय तक कर पाते हो, है ना। तो ध्यान रखना, एमीनिया रोग किसकी कमी से होता है, तो आयरन की। अगर पूछे एमीनिया रोग किसकी कमी से होता है, तो आयरन, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग, तो अमीनिया। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग, तो एमीनिया। उपरोक्त सभी की कमी से कौन सा रोग, तो एमीनिया रोग। बात समझ आई? तो देखो बाबू, अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप अपना क्या चेक करवाओ भी, आरबीसी चेक कराओ, क्या इसकी संख्या आपके अंदर 50 लाख है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारे को शक्ति देता है पढ़ने की, लेकिन इसकी कमी रहेगी तो जैसे ही हम पढ़ने बैठेंगे तो अपने को नींद आएगी। बात समझ में आई? इसलिए अपना आरबीसी चेक करवाइए भी, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। अब ये डब्ल्यूबीसी क्या है, तो ये देख लो, ये जितने भी कण है ये डब्ल्यूबीसी है। अब देखो, डब्ल्यूबीसी का आकार नियमित नहीं होता है अभी, इसका जो आकार होता है वो नियमित नहीं होता है, अनियमित होता है। छुट मतलब किए कोई टाइप डांसिंग करें, डांस करे बिंगो कोई आकार हुआ, तो इसका आकार कैसा होता है, डांसिंग आकार, यानी अनियमित आकार होता है, कोई आकार नहीं होता अभी, ठीक है। और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। अतः हम इससे आरएनए और डीएनए की क्या कर सकते हैं भी, जांच कर सकते हैं। आरएनए और डीएनए की जांच कर सकते हैं, ठीक है। आरएनए और डीएनए की जांच कर सकते हैं। अब ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो ये हमारे ब्लड के अंदर बीमारियों से लड़ता है। क्या करता है, बीमारियों से, रोगों से हमारी रक्षा करता है। अब ये जो आरबीसी है ना, इसके अंदर कई प्रकार के कण, रुधिर कण पाए जाते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। ये 6 प्रकार के आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। ये 6 प्रकारों को मिला दिया जाता है, तब क्या बनता है, डब्ल्यूबीसी। आपको भले ही नाम छोटा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कण पाए जाते हैं भी, ठीक है। बात समझना भी। अब देखते हैं भी, ये जो 6 कण हैं, इनमें से जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसी का ही क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, इनके अंदर ये 3, जो ये अंतिम के जो 3 है ना, ये अपने कोई काम के नहीं। अपने लिए तो कितने इंपॉर्टेंट कण होते हैं, 3 कण। कौन कौन से भी, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। बाकी बेस, नेट्रोफिल, ये अपने कोई काम के नहीं है भी, इसलिए इनको अलग ही कर दिया। तो अब देखते हैं इन तीनों का काम कैसे होता है। जैसे मान लो मेरे को यहाँ मक्खी, मच्छर कुछ भी काटा, तो वो अपना एंटीजन अपने अंदर छोड़ेगा, अपना रोग छोड़ेगा, तो वो कहां जाएगा, अपने ब्लड में जाएगा। अब जैसे ही ब्लड में प्रवेश किया, तो अपने किसमें भी, डब्ल्यूबीसी के अंदर कौन बैठा है भी, एंटीबॉडी। पूरे दिन गलियां में घूमते रहे, और न्यो बंदूक खून आ गयो रे, पकड़ो इन्हें फटाफट, देख लियो है वो किन्ने बिन्ने बाबा दूर तक को मार कर लग रहे। अब एंटीबॉडी तुरंत किसके पास जाएगा, तो ध्यान रखना, लिम्फोसाइट के पास जाएगा। इस लिम्फोसाइट की आकृति टी के समान होती है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। अब एंटीबॉडी ने बीमारी को देखा, और अब ये एंटीबॉडी किसके पास जाएगा, लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट, ओए खड़ो, लिम्फोसाइट की केयर खड़े, तो अपने बीमारी हट, कोई नई बीमारी घुस गई, बीमारी घुस गई। अब लिम्फोसाइट यहाँ करके क्या कटा है, बता, नाम बता, कटा है, कटे कि वो बाण लाग रही है पड़ेगा। अच्छा, लिम्फोसाइट फटाफट जाओगे और बिना पकड़ेगा और थोड़ियों मारेगा सिर पर, और क्या कर देगा, उस बीमारी को मार देगा। तो देखो, बीमारी को देखा किसने, तो ध्यान रखना, एंटीबॉडी। यानी हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से रक्षा कौन करता है, तो एंटीबॉडी करता है। बात समझ में आई? और हम उस बीमारी को मारने का काम कौन करता है,
तो लिम्फोसाइट काम बीमारी को मारने का करता है। अब उस बीमारी को मारा है, उसकी लाश अगर हमारे बॉडी के अंदर चलेगी तो बदबू मारेगी, तो उस लाश की सफाई कौन करेगा? तो अब ये एंटीबॉडी किसके पास जाएगा? मोनोसाइट के पास जाएगा। मोनोसाइट ने कहा खड़े हो खड़े हो, मोनोसाइट की यार भूख लाग रही है क्या, नहीं तुम माथो मार ला रहे, अरे खड़े हो तो हो, हाँ बता के खड़े हो, कहा हमने क्या किया, हमारे एरिया में बंदा, हमारे एरिया के अंदर एक बीमारी आई, हमने उसको मार दिया। मोनोसाइट अपना आकार बढ़ा लेगा कि बता अभी कटा है, बिना भी खा पी के नष्ट कर दूं। तो देखो बीमारी को क्या करेगा, ये मोनोसाइट उसको खा के खत्म कर देगा। क्या कर देगा? अभी खा के खत्म कर देगा। तो समझो, देखो हमारे बॉडी के अंदर, रक्त के अंदर हमारे ब्लड की रक्षा कौन करता है? तो याद रखना एंटीबॉडी। कौन करता है? एंटीबॉडी। और जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कोई बीमारी बनी तो उसको मारेगा कौन? लिम्फोसाइट। और हमारी बीमारी के अंदर बीमारियों का भक्षण का काम कौन करेगा? तो मोनोसाइट। और मोनोसाइट का आकार बढ़ जाता है। तो आपसे पर्सन कहेगा WBC में किसका आकार बड़ा हो जाता है? तो याद रखना मोनोसाइटों का आकार बड़ा हो जाता है। लेकिन HIV और कैंसर वगैरह बहुत भयंकर बीमारी होती है, इसके अंदर बेचारा लिम्फोसाइट ही मर जाता है। कौन मर जाता है? लिम्फोसाइट। अब बीमारी को घुसते किसने देख लिया? एंटीबॉडी ने। अब एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के पास, खड़े हो लिम्फोसाइट खुद ही मरेडो होगा, तो बहुत खतरनाक बीमारी हो जाए। तो आप ध्यान रखना, कैंसर वगैरह की बीमारी में लिम्फोसाइट मर जाता है, जिसके कारण हमारा जो ये बीमारी जो शरीर के अंदर ज्यादा फैल जाती है। इस बीमारी को हम बता भी नहीं सकते भी। ठीक है, बात समझ आई? तो उम्मीद करता हूं कि WBC समझ गए होंगे। इसकी मात्रा लगभग हमारे शरीर में 10,000 होनी चाहिए। तो देखो भी, आप गांव के लोगों को देखते होंगे, बहुत मजबूत होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, एकदम, है ना? क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर WBC की मात्रा खूब रहती है। यहाँ कुछ शहर के जो होते हैं, बहुत सारे शहर के भी नहीं, वैसे गांव में भी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर में RBC चेक कराते नहीं है, फिर खांसी बुखार जुकाम एकदम धचकल सा रहेगा, मेरे शरीर को नहीं बना। अरे भैया आप चेक करवाओ ना, RBC चेक कराओ, WBC चेक कराओ, बात समझ आई? प्लेटलेट्स चेक कराओ, इनको कराओ ना। क्या इनकी मात्रा आपके शरीर में पूरी है? अगर शरीर में पूरी रहेगी ना, तभी तो आप तंदुरुस्त रह पाओगे। बिल्कुल भी सर, हम समझ गए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रुधिर कणिकाओं में जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है भी? तो ध्यान रखना भी, उसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट, यानी प्लेटलेट्स। इसको हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है। इसका जो आकार होता है वो गोल नहीं होकर उत्तल लेंस के समान होता है भी, इस प्रकार से, यानी उत्तल लेंस के समान होता है इसका आकार। तो याद रखना प्लेटलेट्स, या इसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, ये इसका टेक्निकल नेम है। बात समझे? इसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता, इसका मतलब है इससे भी RNA और DNA का निर्धारण नहीं कर सकते भी। तो इसके आधार पर भी RNA और DNA का निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारे ब्लड को गाढ़ा करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, और हमारे रक्त को थक्का जमाने में भी सबसे ज्यादा योगदान किस कणिकाओं का रहता है? तो एक सेकंड,